हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हमारा रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट जीके का क्वेश्चन सेट का 16वां वीडियो है। बाकी 15 वीडियो आपको आपके चैनल के प्लेलिस्ट में आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो चैनल है हमारा ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स। तो यह सवाल है 7 अप्रैल 2021 का 10:30 से 12 तक हुए एनटीपीसी एग्जामिनेशन का, और इसमें जीके के सभी जितने भी सवाल आए हुए हैं 40 में से वो सभी सवाल शामिल किए गए हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए जीके में 40 आउट ऑफ 40, जो कि आपका एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आपके सिलेक्शन की ओर एक बढ़ता हुआ कदम माना जाएगा। तो चलिए, चैनल में अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक करें, बाकी दोस्तों को भी शेयर करें। और पहला सवाल चलिए देखते हैं, और अगर हो सके तो आप मिलाते जाएं कि आपका कितना सही हो रहा है सवाल को देखते हुए, और जो आपके लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उन्हें आप नोट भी करते जाएं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यह आया हुआ क्वेश्चन रेलवे का डायरेक्ट है, इससे आपको पता चलेगा कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, और सवाल तो दोहराने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। आप देखेंगे कितने सवाल कितनी बार पूछा गया है, आपको खुद समझ में आएगा कि कौन सा सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला सवाल है वो क्या है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धारासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। तो गांधी जी जब गिरफ्तार हुए थे उसके बाद धारासन साल्ट वर्क पर हमला करने हेतु जो यात्रा का नेतृत्व वो किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू या अब्बास तैयब जी। तो ये सवाल तो बहुत यूनिक सवाल है। चलिए देखते हैं इसका जवाब। तो इसका सही जवाब जो आपका है वो है अब्बास तैयब जी। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी हम लोग जानते हैं, तभी इस सवाल से आगे बढ़ना उचित रहेगा। तो ये जो बात है ये बात है आपका कब का, तो ये बात है 1930 का। आपको पता है कि 1930 में नमक यात्रा चलाया गया, जिसे हम लोग कहते हैं दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा का क्या मकसद था, नमक कानून का उल्लंघन करना। तो नमक कानून तोड़ने के बाद जब महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए, तो गिरफ्तार होने के बाद जो धारासन साल्ट वर्क है यानी नमक बनाने वाला जो कारखाना था, उसमें हमला करने के लिए जो की गई यात्रा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया अब्बास तैयब जी और महात्मा गांधी के वाइफ के द्वारा किया गया था। तो इन दोनों के द्वारा धारासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने के लिए यात्रा, और बाकी नमक यात्रा में किनका नाम आएगा, महात्मा गांधी का। तो उस दौरान महात्मा गांधी जब गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तारी के बाद ये यात्रा चलाया गया। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपये के प्रीमियम पर कितने का दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम कवर यानी एक्सीडेंटल डेथ रिस्क कवर प्रदान किया जाएगा। केवल आपको 12 रुपये सालाना देना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, और मृत्यु दुर्घटना के तहत होने पर कितना लाख आपको मिलेगा, 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। इसका सही जवाब क्या है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है 2 लाख। तो इस योजना के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर है केवल 12 रुपया सालाना में। तो आप अपने अकाउंट से अगर 12 रुपये सालाना कटवाते हैं तो दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 2 लाख आपके अकाउंट में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दिया जाएगा। अगला प्रश्न, अपने पहले तीन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले, यानी पहला 3 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन या राहुल द्रविड़। यानी ये बहुत यूनिक बात है कि अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में लगातार 3 टेस्ट शतक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये रिकॉर्ड मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। आकाश का नीला रंग, तारों का टिमटिमाना, सफेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों में बंटना या इंद्रधनुष का बनना। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का जो उदाहरण है वो आपका क्या है, आकाश का नीला रंग। आइए इसका कारण जानते हैं। प्रकीर्णन क्या है, जब किसी छोटे कण, और इतना छोटा जिसका प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और ये कण का जो साइज है, इस कण का साइज अगर लगभग बराबर हो तो जो प्रकाश पड़ता है इस पर ये चारों दिशाओं में फैल जाती है, और इसे ही कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकीर्णित प्रकाश का जो इंटेंसिटी होता है वो डिपेंड करता है इस प्रकार, लैम्डा के पावर 4 का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा तो उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश की किरणों का फैल जाना। तो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा तो प्रकीर्णन कम, और तरंगदैर्घ्य कम तो प्रकीर्णन ज़्यादा। आपको पता है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे
अधिक होता है। इसका मतलब इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। और आपको पता है कि जो ब्लू और वॉयलेट, इंडिगो, इन सभी का तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। इसका मतलब इनका प्रकीर्णन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आकाश में, आसमान में मौजूद धूल कणों के द्वारा सूर्य से आने वाली किरणों का प्रकीर्णन में सबसे जल्दी जो प्रकीर्णन होता है वो किसका होता है, ब्लू वायलेट सबका। इसीलिए आकाश का रंग कैसा दिखता है, नीला दिखता है। अगला प्रश्न, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान सोलर एनर्जी की यूज करता है? गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या हरित लवक? तो इसमें से केवल एक ही जवाब जो आपका है वो आपका क्या है, हरित लवक। हरित लवक जो है क्लोरोप्लास्ट, वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करता है और इसी से हमारा क्या होता है, पौधों में ऊर्जा बनती है और पौधा इसी के वजह से स्वपोषी कहलाते हैं। और हरित लवक की गैर मौजूदगी में कोई पौधा स्वपोषी नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, जर्मनी, जापान, फ्रांस या यूएसए? तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो वह आपका जापान में स्थित है। अगर जब भी आपसे पूछा जाए सवाल संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यानी यूएनयू, इसका शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं यूएनयू, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। आपको पता है कि 1857 में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई हुई, इसे कई सारे इतिहासकार सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो इस सिपाही विद्रोह के दौरान जो भारत के गवर्नर जनरल वायसराय जो थे वो कौन थे, तो वे लॉर्ड कैनिंग थे। ये नाम बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जिसका मलयालम से वही संबंध है जो ओडिशा से उड़िया का है। यानी ओडिशा में उड़िया बोला जाता है तो मलयालम कहाँ बोला जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? ये सवाल आपसे पूछा गया है। मलयालम कहाँ बोला जाता है, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, वो जवाब हो जाएगा आपका केरल। मलयालम केरल में बोला जाता है। बाकी राज्यों की अगर बात करें तो जो कर्नाटक है वहाँ आपका बोला जाता है जो भाषा, उसे कन्नड़ कहते हैं। आंध्र प्रदेश में जो भाषा बोला जाता है उसे हम लोग तेलुगु कहते हैं। और तमिलनाडु में जो भाषा बोला जाता है उसे हम लोग तमिल कहते हैं। और केरल में जो भाषा बोला जाता है उसे हम लोग मलयालम का संज्ञा देते हैं। तो ये रहा इन राज्यों की अलग अलग भाषाएं, और ये सभी भाषाएं द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेवार नहीं है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? पृथ्वी ये हमारा है, ये हमारा वायुमंडल है। सूर्य से आने वाली जो हीट जो होती है, ये हीट एनर्जी वायुमंडल में जो फंस के रह जाती है, इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है, विश्व का तापमान यानी टेम्परेचर क्या है, बढ़ता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन जिम्मेवार नहीं है? परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग, ताप विद्युत संयंत्र में होने वाला उत्सर्जन, ईंधन के रूप में लकड़ी, परिवहन के लिए पेट्रोल का उपयोग। तो इसमें सही जवाब आपको दिख गया होगा कि कौन सा जिम्मेवार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग करेगा, इसका मतलब सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, जो हीट आ रहा है उसी का, तो इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता। लेकिन ताप विद्युत संयंत्र में कोयला जलेगा, उसमें होता है। ईंधन जलाइएगा लकड़ी के रूप में, उससे होता है। पेट्रोल जलाइएगा, उससे भी ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी का नाम दिया था? और उस चेरी को जो अंग्रेजों के मुंह में एक दिन पक्का गिरेगा ऐसा नाम दिया था उसने। तो ये कौन सा जगह था, ये आपको बताना है। अवध, ग्वालियर, विजयनगर या झांसी? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अवध। तो अवध को उसने क्या कहा था, एक चेरी जो अंग्रेजों के मुंह में ऑटोमेटिक अपने आप गिर जाएगा। और अवध को लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत, अवध को लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत कुशासन का आरोप लगाकर, कौन सा आरोप, तो ये भी आपको जानकारी रखना है, कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जबरदस्ती। तो ये भी इस वजह से ही अवध के सबसे ज्यादा सैनिक 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य?
तो उपराष्ट्रपति को चुनाव में कौन शामिल होते हैं, ये सवाल पूछा गया है। तो सही जवाब आप देख सकते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। देखिए इसमें आपको दो चीजें जाननी है। एक है आपका राष्ट्रपति, कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्यों के विधानसभा के, ये सभी लोग शामिल होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अब सवाल आता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में किन लोग शामिल होंगे। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, बाकी और कोई शामिल नहीं होंगे। इसको आपको याद रखना है। इसमें विधानसभा के भी शामिल होंगे और उपराष्ट्रपति में विधानसभा नहीं, केवल लोकसभा और राज्यसभा। इसीलिए जवाब है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा। अगला प्रश्न, सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है। तो यह एक प्राचीन भारत का एक ग्रंथ है। ये एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, या मेडिसिन और सर्जरी चिकित्सा और शल्य चिकित्सा से संबंधित है, या गणित से, या धर्म और पुराण शास्त्र यानी रिलीजन एंड मैथोलॉजी। तो इसका सही जवाब जो है सुश्रुत संहिता वो किससे संबंधित है, तो वह आपका चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। सुश्रुत को भारतीय चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। यानी ये जो ऑपरेशन जो आजकल होता है, उस जमाने में इस प्रकार का ऑपरेशन का प्रैक्टिकल सुश्रुत के द्वारा किया गया है। तो उनके द्वारा लिखी गई किताब जो है भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक है। अगला सवाल, यूनिक्स, एमएस डॉस और लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण हैं। कंप्यूटर का, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर या प्रिंटरों के ब्रांड का। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है, आपका यूनिक्स आता है, एमएस डॉस आता है, लिनक्स आता है, विंडोज आता है, बहुत सारे हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड है, सिम्बियन है, जावा है, जावा तो आपका लैंग्वेज हो गया। उसके बाद एप्पल ओएस है, मैक ओएस, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है। तिरुपति, कन्याकुमारी, रामेश्वरम या कोझिकोड। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी। और ये स्मारक कब का क्या है वो आपको बताएं। आपको पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद 1897 में अटेंड किए थे धर्म सभा, और वो धर्म सभा कहाँ था, तो अमेरिका के शिकागो में था। अब अमेरिका का शिकागो जाने के क्रम में उनका तो जन्म स्थान या फिर रहन सहन का स्थान कलकत्ता था। कलकत्ता से वे आते हैं कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से फिर जहाज चढ़ के आके दुनिया का सफर करते हैं। तो यहाँ जो कन्याकुमारी में जब वहाँ रुके थे, तो वहीं आपका क्या है, वहीं है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और उसे ही कहा गया है विवेकानंद शिला स्मारक। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल वहीं बनाया गया है क्योंकि वहां वो एक रात रुके थे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, उसी का हिंदी नाम आपके पास दिया हुआ है, क्या है, विवेकानंद शिला स्मारक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर या भारत। तो एशियान का सदस्य कौन नहीं है, यानी दक्षिण एशियाई देशों का जो संगठन है दक्षिण पूर्व एशिया का, तो उसका सदस्य कौन नहीं है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब भारत। भारत इसका सदस्य नहीं है। ऐसे एशियान में 10 सदस्य हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, ये सभी इंडो एशियान के सदस्य हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। अगला प्रश्न, इनमें से किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। राजेश कृष्णन, श्री कृष्ण, वेंकटचलैया या फेरवानी। तो आपका जो भारत में स्टॉक एक्सचेंज जो है, एक आपका है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एक है आपका एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों का मुख्यालय मुंबई है। तो कौन सा कमेटी इसके लिए जिम्मेवार था स्थापित करने के लिए, तो सही जवाब हो जाएगा आपका फेरवानी समिति। तो फेरवानी समिति के सिफारिश पर एनएसई की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, नई रोशनी योजना। नई रोशनी योजना खाली जगह की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग। तो क्या होगा इसका सही जवाब, चलिए देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए। तो इस योजना की शुरुआत 2012-13 में की गई थी, और इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए सरकारी पहल एक है, जिसमें से महिलाओं का उत्थान की बात की गई है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु
किस वर्ष एक प्रस्ताव पारित किया? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? तो ऑप्शन आपके पास है 1970, 1975, 1985 और 1966। तो क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब है यूनिडो, तो यूनिडो का सही जवाब हो जाएगा आपका 1966। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि यूनिडो क्या है। यूनिडो का स्थापना के लिए प्रस्ताव तो 1966 में पारित हुआ। यूनिडो का आपका पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल, यानी औद्योगिक, और डी फॉर डेवलपमेंट यानी विकास, और ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका पूरा नाम हुआ। तो औद्योगिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु 1966 में प्रस्ताव पारित किया था। तो ये सवाल काफी डीप में गया हुआ है। अगला प्रश्न, इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी? यानी प्लेग की जांच करने में वो सफल नहीं हुआ, वो पुलिस कमिश्नर, तो इसीलिए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका नाम था रैंड। दामोदर चापेकर, वीर सावरकर, भगत सिंह, वासुदेव बी फड़के। तो कौन है जो पुणे के कमिश्नर रैंड को गोली मारकर हत्या कर दिया? तो सही जवाब है दामोदर चापेकर। तो ऐसे क्रांतिकारियों से सवाल, छिपे छिपे सवाल पूछे जाते हैं जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। और ये सब सवाल हाईलाइटेड नहीं है, छिपे हुए क्वेश्चन है। तो ये सब सवाल को पढ़ के जाइएगा, तभी आपका एग्जाम में बनेगा। अगला सवाल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, जो कि न्यूक्लियर पावर का शांतिपूर्ण उपयोग को भारत देश में बढ़ावा देता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कानपुर, गुवाहाटी, दिल्ली या मुंबई? तो NPCIL का स्थापना मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब आपका है मुंबई। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुख्यालय मुंबई। अगला प्रश्न, लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर, उड़ीसा, मेघालय, राजस्थान? तो पूर्वोत्तर भारत का बहुत ही फेमस झील है लोकटक झील। और पूर्वोत्तर भारत कहते के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि यह कहाँ होगा? तो यह आपका मणिपुर में है। लोकटक झील किस राज्य में है? तो सही जवाब मणिपुर। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन, यूरेनियम, कोबाल्ट या तांबा? तो नाभिकीय रिएक्टर में एल्युमिनियम के रूप ईंधन के रूप में जो उपयोग किया जाता है वो आपका यूरेनियम है। इसमें क्या है, क्यों है, ये आपको बताएं। यूरेनियम जो होता है आपका, उसका परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान संख्या 238 के आसपास होता है। इसको जब किसी न्यूट्रॉन से बहुत उच्च वेग में इसका नाभिक को जब तोड़ा जाता है तो तोड़ने पर दो नाभिक बनते हैं, एक बनता है बेरियम और एक बनता है क्रिप्टन, और साथ में 3 ठो न्यूट्रॉन और बनता है, और साथ में बहुत सारा अमाउंट, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब देखिए, एक ठो न्यूट्रॉन तो है नहीं कि, या एक ठो आपका कभी भी एक एटम तो कोई चीज़ का होगा नहीं। अगर आपके पास 1 kg यूरेनियम है तो उसमें आपके अनंत, मतलब बहुत सारे महासंख्य आपके क्या होंगे? तो उतना यूरेनियम होंगे। अब उतना यूरेनियम होगा, अब एक यूरेनियम को तोड़ने पर इतना मिला, और उसके बाद आपका टूटने के बाद 3 न्यूट्रॉन अवेलेबल रहा, 3 न्यूट्रॉन, तो ये फिर तीनों न्यूट्रॉन और 3 को तोड़ेगा, फिर आपका 3 यहाँ से अवेलेबल होगा, ये 3 तो तीनों फिर आपका तोड़ेगा। तो 2-3 सेकेंड में लाखों विस्फोट इसका हो सकता है, इतना ज़्यादा। तो नाभिकीय रिएक्टर में इसको कंट्रोल किया जाता है, न्यूट्रॉन का गिनती को कंट्रोल कर लिया जाता है, और जितना मर्जी उतना ही ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। तो इसमें जो मेन जो ईंधन हुआ वो आपका क्या हुआ? वो आपका यूरेनियम हुआ। और जो परमाणु बम है उसमें इसी का इस्तेमाल होता है, सेकंड में लाखों विस्फोट हो जाता है इसी से। अगला प्रश्न, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो, भुवनेश्वर, महाबलीपुरम या मंदसौर? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? वो है खजुराहो, जो कि MP में है। तो MP के खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर है, जो कि चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किया गया है। ये सवाल भी पूछा जाता है चंदेल शासक के नाम से। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन D, E, B1 या A? तो जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन B1। देखिए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, नहीं है, इसके लिए आपके लिए एक तरीका ये है कि आप ऐसे लिखिए KEDA, ये हुआ आपका कीड़ा, कीड़ा मतलब ADE के, तो ADE के जो है कीड़ा जो है आपका वो वसा में घुलनशील है। वसा मतलब वसा से पार नहीं कर सकता है कीड़ा, जरूर फंस जाएगा। तो वसा में घुलनशील क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कीड़ा, यानी ADE के। और बच गया आपका B और C, तो B और C आपका क्या है? वाटर सोल्यूबल, यानी पानी में घुलनशील है। और एक बच जाता है विटामिन H, जो कि ना तो वाटर सोल्यूबल है और ना ही फैट सोल्यूबल है, दोनों में से कहीं भी ये सोल्यूबल नहीं है।
और विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि विटामिन बी1 से लेके बी12 तक कुल 8 प्रकार के विटामिन बी के प्रकार हैं। अब कहिएगा 1 से 12 तक 8 ही क्यों? क्योंकि सभी 1 से 12 तक सभी गिनती अवेलेबल नहीं है, इसीलिए 1 से 12 तक केवल 8 ही है। अगला सवाल, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पतंजलि, पाणिनि, अष्टवक्र या चरक? तो अष्टाध्यायी जो कि ग्रामर का एक किताब है, इसके जो लेखक हैं वो है पाणिनि। ये सवाल भी बहुत बार दोहराया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, लाइन, डेजीव्हील, लेजर और ड्रम इनमें से किसके प्रकार है? फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर, स्कैनर या प्लॉटर? तो ये जो लाइन, डेजीव्हील, लेजर और ड्रम जो है ये किसके प्रकार है? तो ये आपका प्रिंटर के प्रकार है। प्रिंटर के टाइप ऑफ प्रिंटर होते हैं। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न और एक देखिए, इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, पावर पॉइंट या वर्ड? तो जो एक स्प्रेडशीट का उदाहरण पूछा गया है तो स्प्रेडशीट आपका केवल एक्सेल होता है। आउटलुक तो ईमेल रिलेटेड फैसिलिटेट करता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और वर्ड तो आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और ये सभी के सभी एमएस ऑफिस के तहत आते हैं। ये सभी के सभी आपका किस में आते हैं? तो एमएस ऑफिस के तहत आते हैं। अगला सवाल, समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? श्रम, वस्त्र, रक्षा या विद्युत? तो ऐसी योजना से डायरेक्ट सवाल, तो ये वस्त्र से संबंधित है। समर्थ योजना केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय निकायों को सृजन की पहल की? यानी लोकल गवर्नमेंट का जनक लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेवेल? यानी स्थानीय प्रशासन का जनक के नाम से पूछा जाता है। यहाँ पूछा है निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों का सृजन की पहल किसने की? बात वही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या इस सवाल का जवाब के रूप में वही बात है, स्थानीय सरकारी निकाय के सृजनकर्ता के नाम से। बाकी लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेवेल इनका अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों में। अगला सवाल, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर के क्षेत्र में अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया। अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया जहां नाना साहब के कहाँ स्थित महल को मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। तो आपको पता है कि कानपुर से जो नेता जो थे 1857 में वो थे नाना साहब। तो ये तो ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा पता है, लेकिन इनके किस महल को मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया? बिठूर, पुखराया, बीबीघर या फतेहगढ़? तो ये है डीप क्वेश्चन। तो सही जवाब है बिठूर। यानी उनका जो महल था बिठूर में स्थित, तो उस महल का उपयोग हेडक्वार्टर के रूप में किया गया। अगला प्रश्न, तीसरी स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी यानी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो आईएनएस कौन सा को 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया था? तो ये उस दौरान का करंट का सवाल है। तो करंज, खंडेरा, वेला या कलवरी? ये सवाल कम रिलेवेंट है, 9 के बराबर अभी। तो कौन सा पनडुब्बी को शामिल किया गया था? तो उसका नाम था करंज। ये सवाल अभी रिलेवेंट नहीं है, इसे इग्नोर करके चलिए। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो देखिए, आपका पहला पंचवर्षीय योजना चला 51 से लेके 56 तक, दूसरा चला 56 से लेके 61 तक। पहला में दिया गया जोर ज्यादा कृषि को, दूसरा में ज्यादा जोर दिया गया उद्योग को। तो इस दौरान जर्मनी के मदद से जो संयंत्र का स्थापना किया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा राउरकेला। राउरकेला में जर्मनी का मदद से इसका स्थापना किया गया था। तो देखिए, जो बोकारो वाला जो है, बोकारो वाला को रूस का मदद से स्थापित किया गया था और जर्मनी के मदद से राउरकेला का जो संयंत्र है उसे स्थापित किया गया था। और दुर्गापुर वाला जो है इसे ब्रिटेन की मदद से स्थापित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन, सीमाओं का फेरबदल आदि का वर्णन किया गया है? तो आपको पता है भारत राज्यों का एक संघ है, वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। 1 से 4 तक में ही आपको रहना है, 10 तो आपका नहीं होगा। तो भारत राज्यों का संघ है, ये बात इसमें है, यानी ये भी आपका नहीं होगा। तो 2 और 3 में आपका कहानी है। तो 2 और 3 में क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य गठित किए जा सकते हैं, राज्यों का बाउंड्री लाइन बदला जा सकता है। अगला प्रश्न, सागा 2020
सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित है, वो है क्या? मिसाइल, पेसमेकर, सुपर कंप्यूटर या उपग्रह? तो क्या होगा इसका सही जवाब? सही जवाब है सुपर कंप्यूटर। सागा 220 क्या है? एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है जो कि भारत के द्वारा तैयार किया गया है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो ऐसे राइजोबियम जैसे जीवों के द्वारा भी होता है, लेकिन तड़ित जो घटना घटती है उससे भी वायुमंडल के नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। और वायुमंडल का नाइट्रोजन जो है वो आपका किस रूप में है? वो आपका N2 के रूप में है। तो ये अगर यौगिक के रूप में बन जाए तो उस यौगिक के रूप में बने हुए नाइट्रोजन का प्रयोग पौधे कर सकते हैं, और यौगिक का बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न, स्पेस एक्स ने जनवरी 2021 में एक बार में कितने उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करके नया रिकॉर्ड बनाया? तो स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है वो एक बार में कितना उपग्रह को लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? वो सही जवाब है 143। सोचिए, एक ही बार में एक प्राइवेट संस्था होते हुए 143 उपग्रह को लॉन्च करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। ये सवाल आपका स्टैटिक हो गया है। अगला प्रश्न, कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किस लिए जाना जाता है? डीएनए का पृथक्करण, रक्त समूह का वर्गीकरण का खोज, जीका वायरस की पहचान, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन? तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो है ब्लड ग्रुप का खोज। और ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर, आपको पता है ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? एक आपका होता है O, एक होता है A, एक होता है B, एक होता है आपका AB। अगर ब्लड ग्रुप के दान की अगर बात किया जाए किस प्रकार से ब्लड ग्रुप दान कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको बताएं कि O वाला जो है O वाला A को दे सकता है, O वाला O खुद को दे सकता है, O वाला B को भी दे सकता है, और A वाला A खुद को दे सकता है, A वाला AB को दे सकता है, B वाला B खुद को दे सकता है, B वाला AB को दे सकता है, और AB वाला किसी को नहीं दे सकता लेकिन सबसे ले सकता है। तो इस प्रकार जो आपका O है वो आपका यूनिवर्सल डोनर है, यानी ये किसी को भी दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर। और जो AB जो है वो किसी से भी ले सकता है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो ये आपको याद रखना है। ये डायग्राम आप याद रखेंगे, OAB AB आपको याद रहेगा कौन किसे दे सकता है, किसे नहीं दे सकता। अगला प्रश्न, उस द्वीप का नाम बताइए जहां पर नेल्सन मंडेला को 27 वर्ष की कारावास अवधि में 18 साल के लिए कैद किया गया था। रॉबिन द्वीप, ग्रीनलैंड, साइप्रस या नूक? तो नेल्सन मंडेला को कहां कैद किया गया था, यही है जवाब सवाल। तो जवाब है रॉबिन द्वीप। तो नेल्सन मंडेला कौन है? नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका का गांधी। और नेल्सन मंडेला से एक सवाल आपसे पूछा जाता है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी जीवनी है, किसका आत्मकथा है? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, वो नेल्सन मंडेला की जीवनी है। अगला सवाल, आत्मकथा जीवनी नहीं। निम्न में से कौन सा भारत में स्थित विश्व का प्रमुख शिप ब्रेकिंग केंद्र, यानी जहां पर पानी जहाज सब रुकते हैं समुद्र के बीच में, कोच्चि, विशाखापट्टनम, अलांग या चेन्नई, यानी समुद्र में कहीं, तो कौन से जगह पर स्थित है शिप ब्रेकिंग केंद्र? इसका सही जवाब हो जाएगा अलांग। तो अलांग में भारत में स्थित एक प्रमुख शिप ब्रेकिंग केंद्र स्थित है। अच्छा, तो इसी के साथ आज का हमारा जो 40 क्वेश्चन का सीरीज है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हम लोग आज 39 क्वेश्चन को कवर किए। तो ये 39 क्वेश्चन आपको कैसा लगा और आपका कितना सही हुआ ये आप जरूर बताएं, और चैनल को लाइक और बाकी दोस्तों तक शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका डाउट हो उसे आप कमेंट में बोलें। तो कमेंट योर डाउट, ताकि हम लोग क्लियर करने का प्रयास कर सके और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।